एपिसोड 234 ऑर्लैंडो के हालचाल। अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हो, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जो हमारा जान था ना, वो फाइनली एक रैंक 9 की गोली बना लेता है और अब आगे अब जैसी हमारे जान की ये रैंक 9 की गोली बनती है ना, तो आसमान में एकदम घने काले बादल छा जाते हैं और आसमान से बारिश होने लगती है। और यहाँ पर याओ क्लैन के जितने भी बड़े बड़े एल्पिनिस्ट थे ना, वो सारे के सारे घुटनों के भर बैठ जाते हैं। अब इतने में हमें याओ दान को बताया जाता है, याओ क्लैन के लीडर याओ दान को बताया जाता है, जो कि इस बारिश को होते हुआ देख रहा होता है और उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट भी होती है और वो फाइनली कहने वाला होता है, मतलब कि कह रहा होता है मन में कि आखिरकार मैंने एक दृश्य दोबारा देख लिया। अब इतने में दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है, जो कि एकदम कंफ्यूज होता है कि क्या करना है उसे आगे, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि गोली बन गई है या फिर नहीं। लेकिन हमारा जान आस पास के माहौल को महसूस कर समझ जाता है कि शायद वो गोली बनाने में कामयाब रहा। अब इतने में हमें दोबारा से याओ क्लैन के बहुत सारे मेंबरों को बताया जाता है, जो कि घुटनों के भर बैठे हुए होते हैं। ये लोग चलते हैं तो सारे के सारे आसमान में देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि आसमान में अब एक काला बादल आने लगा है और पलक झपकती है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा, मतलब कि आसमान में एक बहुत ही बड़ा बिजलियों का एक ड्रैगन बन जाता है। और भाई साहब, जैसे ये याओ क्लैन के लोग इस बिजलियों के ड्रैगन को देखते हैं ना, तो ये हैरान हो जाते हैं कहीं ये ड्रैगन इस गोली को नष्ट न कर दे। अब इतने में आसमान से बिजलियां गिरती हैं और सीधा हमारे जान की कड़ाई पर आकर गिरने लगती हैं, लगे तिरी। लेकिन जो गोली थी ना, जो हमारे जान ने बनाई थी, उसके ऊपर एक सील चढ़ी हुई थी। बोला जाए तो उसके ऊपर एक कवच चढ़ा हुआ था, जो कि अंडे जैसा दिख रहा था और अंडे के अंदर गोली है, ठीक है। तो वो चढ़ा हुआ था। अब ये बिजली गिरती है तो सीधा उस अंडे के ऊपर जानकर लगती हैं। बोला जाए तो गोली की ऊपरी सतह पर लगती हैं और गायब हो जाती हैं। अब ऐसे जैसे बिजली गिरती रहती है और लगातार बिजली गिरने के कारण एक ऊपर की, मतलब कि एक गोली के ऊपर की परत थी ना, ये भी चटकने लगती है। लेकिन इतने में यहाँ पर इस अंडे पर बोला जाए तो इस गोली पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बिजली गिरती है, जिस वजह से जो ऊपर की परत थी ना, ये चटक जाती है। अब जैसे ये चटकती है ना, तो इसके अंदर जो गोली थी वो अचानक गायब हो जाती है और एक रोशनी में कन्वर्ट होकर तेजी से यहाँ से भागने लगती है। और भाई साहब, जैसे आसपास के लोग इस रोशनी को यहाँ से भागते हुए दिखते हैं ना, तो कुछ लोग तो इस रोशनी को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यही रैंक 9 की गोली है। बोला जाए तो यही रोशनी ही एक रैंक 9 की गोली है। और तो और रैंक 9 की गोली की लालच बहुत ही बड़ा है, इसलिए कुछ लोग तो इस गोली को, मतलब कि इस लाइट रिंग को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि इस लाइट रिंग के सामने खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही हमारा जान इस लाइट रिंग के सामने खड़ा होता है ना, तो हमारा जान चलता है तो यहाँ पर येलो स्प्रेड पाम का उपयोग कर देता है। अब जैसे आसपास वाले बंदे जो इस गोली को पकड़ने के लिए जा रहे थे, हमारे जान को इस लाइट रिंग पर अटैक करते हुए देखते हैं ना, तो ये तुरंत पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने सुना है जान के बारे में कि जान ने पूरे सेंटर फ्लेम में एकदम हाहाकार मचा रखा है। इसलिए लोग समझ जाते हैं कि हम शायद जान से जीत ही नहीं सकते, इसलिए पीछे हट जाते हैं। अब जैसे हमारे जान का येलो स्प्रेड पाम इस लाइट रिंग से टकराता है ना, तो ये लाइट रिंग चलती है तो एक लड़की, मतलब कि एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की का रूप ले लेती है। बोला जाए तो एक लड़की बन जाती है। अब जैसे हमारा जान इस लाइट रिंग को एक लड़की का रूप लेते हुए दिखता है, तो हमारा जान भी थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन हमारा जान ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि जो एक रैंक 9 की गोली है ना, वो आफ्टर इमेज को बना सकती है। बोला जाए तो इल्यूजनर पैदा कर सकती है। इसलिए हमारा जान समझ जाता है कि ये गोली है ना, इसका कोई जेंडर नहीं है। बोला जाए तो ना ही ये लड़की है और ना ही ये लड़का है। इसलिए हमारा जान जो गोली, मतलब कि जो रैंक 9 की गोली ने लड़की का रूप लिया था ना, उस लड़की को एकदम नजरअंदाज कर इसके तुरंत सामने प्रकट होकर इसके माथे पर हाथ रखकर इसे दोबारा से गोली के रूप में कन्वर्ट कर और इसे अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक बोतल निकाल कर और उसमें कैद कर दोबारा से स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है। अब जैसे हमारा जान इस रैंक 9 की गोली से डील कर लेता है ना, तो हमें आसपास के लोगों को बताया जाता है, जो कि हमारे जान को ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब उनके हाथों से और उनकी नजरों से एक रैंक 9 की गोली गायब हो चुकी है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपने पपेट की ओर देखने लगता है। इतने में हमारा जान देखता है कि उसका जो पपेट है ना, वो बहुत ही अच्छी तरह से हुंसी को संभाल रहा है। हमारा जान चलता है तो अपना हाथ हिलाते ही अपने पपेट को वापस बुला लेता है और हुंसी की ओर देखकर कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत धन्यवाद कि तुमने अपनी गोली की एनर्जी मुझे दे दी। अब इतने में हमें एल्डर सेंग डोंग को बताया जाता है और उस लाल बालों वाले बुड्ढे को भी बताया जाता है, जो कि ध्यान को देख रहे होते हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं मन ही मन में। लेकिन अब इतने में एल्डर सेंग डोंग चलते हैं
तो वो हमारे जान से कहने लगते हैं कि सच में इस दुनिया में जो भी अगला एल्पिनिस्ट किंग बनेगा ना वो तुम ही होगे, क्योंकि यहाँ पर अब एल्डर शेंगडोंग ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि अब इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जियान की बराबरी कर सके एल्पिनिक के मामले में। और भाई साहब फाइनली आज हमारा जियान इस दुनिया का बेस्ट एल्पिनिक बन गया है, बोला जाए तो बेस्ट गोली बनाने वाला बन गया है। एल्पिनिक पता नहीं क्या कहते हैं वो बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाल बालों वाला बुड्ढा चलता है तो ये भी हमारे जान की तारीफ करने लगता है, ऐसा वैसा जे वो, लेकिन हमारा जान चलता है तो इस लाल बालों वाले बुड्ढे को भी परिणाम वगैरह कर इसे भी नजर अंदाज कर देता है। अब हमारा जान चलता है तो अपने मास्टर याओलाओ की ओर देखता है और याओलाओ की ओर देखने के बाद याओ क्लैन के लीडर याओ दान की ओर देखता है। अब देखने के बाद हमारा जान चलता है तो सबसे पहले याओ दान को ग्रीट करता है, मतलब कि परिणाम वगैरह करता है, और फिर याओ दान से कहने लगता है कि एल्डर याओ दान सॉरी लीडर याओ दान, मेरी आपसे एक गुजारिश है। अब जैसे हमारा जान एक कहता है ना तो वहाँ पर सामने याओ दान वो भी समझ जाता है कि जान क्या कहना चाहता है, इसलिए वो जान से मना कर देता है कि तुम्हें गुजारिश करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतने में अब याओ दान चलता है तो वो हमारे मास्टर याओलाओ की ओर देखता है और मास्टर याओलाओ की ओर देखने के बाद एकदम प्रसन्न मन से मास्टर से कहने लगता है कि याओ चैन, तुम क्लैन लेवल पर जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, क्योंकि तुमने एक इतने अच्छे शिष्य को टीच किया है कि उसका मुकाबला याओ क्लैन भी नहीं कर सकता। अब जैसे ही मास्टर याओलाओ यहाँ पर याओ क्लैन के लीडर की ऐसी बातें सुनते हैं ना तो उनकी आंखें जो अभी तक शांत थी ना वो एकदम आंसुओं से भर जाती हैं। अब भाई साहब यहाँ पर जो हुनसी था ना वो भी याओ क्लैन के लीडर याओ दान से कहने लगता है कि याओ दान, मैं भी तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। अब भाई साहब जैसे ही हुनसी की बात है याओ दान सुनता है ना तो वो चलता है तो हुनसी से कहने लगता है कि बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो। और हाँ, हुनसी यहाँ पर कुछ मांगने से पहले मेरे ख्याल से मतलब की स्टोरी में, मतलब की ये मैं स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन मेरे ख्याल से मास्टर याओलाओ अपने माता पिता का नाम मतलब कि एक पत्थर पर लिख देते हैं, जो भी याओ क्लैन का सबसे प्रचलित जगह है ना वहाँ पर लिख देते हैं। फिर इसके बाद ही यहाँ पर ये हंगामा होता है, लेकिन इसमें नहीं लिखा है, पता नहीं क्यों। खैर कोई नहीं, आगे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब जैसे हुनसी यहाँ पर ये कहता है ना तो याओ दान भी कह देता है कि क्या मांगना चाहते हो। अब जैसे ही याओ दान ये कहता है ना तो हुनसी चलता है तो वो सीधा कहता है कि याओ दान, मुझे तुम्हारे ताओसी प्राचीन जेट का टोकन चाहिए। और भाई साहब जैसे ही हुनसी ये कहता है ना तो एकदम चारों तरफ शांति छा जाती है, चाहे फिर कोई भी हो एकदम चारों तरफ शांति छा जाती है। लेकिन ये शांति एक पल ही रहती है, तभी याओ क्लैन का लीडर याओ दान जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि हुनसी, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम आज यहाँ पर मरना चाहते हो या फिर मरने के लिए यहाँ पर आए हो? और भाई साहब याओ दान ये जोर से चिल्लाकर कहता है, और तो और वो लाल बालों वाला बुड्ढा था ना वो भी बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और वो हुनसी पर हमला करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। वो सिर्फ याओ दान के फैसले का इंतजार करता है कि कब याओ दान कहे और कब वो हुनसी पर हमला कर उसे मार डाले। लेकिन हुनसी था ना वो याओ दान की बातों को एकदम नजर अंदाज कर देता है और वो याओ दान से कहने लगता है कि याओ दान, अगर तुम प्राचीन जेट टोकन मतलब कि ताओसी प्राचीन जेट टोकन अगर तुम मुझे दे देते हो तो आज तुम्हारा एक क्लैन बर्बाद होने से बच जाएगा। और तो और जिस किसी के पास भी ये प्राचीन जेट टोकन रहा है ना वो हमेशा से ही मुसीबत में रहा है, इसलिए अगर तुम अपने क्लैन को बचाना चाहते हो ना तो चुपचाप वो प्राचीन जेट टोकन मुझे सौंप दो। अब भाई साहब हुनसी ये कहता ही है तो यहाँ पर वो लाल बालों वाला बुड्ढा था ना वो नाराज हो जाता है और वो हुनसी के ऊपर एक पाम अटैक कर देता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि तुरंत मास्टर याओलाओ के पास पहुंच जाता है और मास्टर याओलाओ से कहने लगता है कि मास्टर थोड़ा संभल कर, मुझे यहाँ पर बहुत कुछ गलत होने की संभावनाएं लग रही हैं। अब भाई साहब ये बात हमारा जान मास्टर याओलाओ से कहता ही है, तभी हमारा जान हुनसी, और हाँ इसका नाम हुनसी नहीं है, इसका नाम हुन होजी है, ठीक है। हमारा जान हुनसी के बारे में सोचने लगता है, चलो हुन होजी कह देता हूँ, ठीक है। हमारा जान हुन होजी के बारे में सोचने लगता है कि हुन होजी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो यहाँ पर आकर वो भी अकेले और याओ क्लैन के लीडर से ऐसी बात कर दे कि वो ताओसी प्राचीन जेट टोकन उसे दे दे। हमारा जान समझ जाता है कि हुन होजी यहाँ पर जरूर अपने साथ कुछ बंदों को लाया होगा। अब इतने में हमें याओ क्लैन का लीडर याओ दान को बताया जाता है जो कि हुन होजी को घूर घूर कर देख रहा होता है। यहाँ पर याओ दान चलता है तो वो हुन होजी से कहने लगता है कि हुन होजी, आज मैं तुम्हें कैद कर लूंगा और जब तक तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि तुम्हारा क्लैन लीडर स्वयं आकर यहाँ पर मुझसे माफी नहीं मांग लेता। और भाई साहब याओ दान है कहकर उस लाल बालों वाले बुड्ढे की ओर देखता है और भाई वो लाल बालों वाला बुड्ढा समझ जाता है, इसलिए वो तुरंत आगे बढ़ता है और एक पाम अटैक हुन होजी की ओर शूट कर देता है। अब जैसे इस लाल बालों वाले का मुक्का हुन होजी की ओर आगे जाता है ना तो हुन होजी चलता है तो अभी तक वो अपनी फ्लेम, बोला जाए तो अपनी शक्तियों को दबा रहा था ना, उसे एकदम पूरी तरह से रिलीज कर देता है और चारों तरफ एकदम ब्लैक कलर की फ्लेम छा जाती है। अब जैसे ये फ्लेम छाती है ना तो हुन होजी चलता है तो इस लाल बालों वाले बुड्ढे के
अटैक पर एक काउंटर अटैक कर देता है और भाई साहब इस काउंटर अटैक के कारण जो लाल बालों वाला बुड्ढा था ना, ये पीछे फिरता हुआ चला जाता है और एक ही अटैक में बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। जही मैंने कही यार, मतलब कि सबसे पावरफुल एल्प्रेस इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि वो हमारी जान की कठपुतली को ना संभाल। जही मैंने कही यार, ये हून हुजी इतना कमजोर कैसे हो सकता है। अब इतने में हून हुजी चलता है तो अपनी पावर को स्टेबलेट करने लगता है, बोला जाए तो बताने लगता है, और पलक झपकते हून हुजी डाउ शेंग के 7 स्टार के करीब पहुंच जाता है, मतलब कि 7 स्टार के पास पहुंच जाता है, ऊपर ही निकल जाता है। और भाई साहब जब हमारा जान हून हुजी की इस तरीके से पावर को दिखता है तो हमारा जान भी हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि अगर आज हून हुजी से उसकी लड़ाई हुई ना तो शायद जान हून हुजी से बहुत ही मुश्किल से बचकर भाग पाएगा। और तो और अब हून हुजी को भी हमें एक बार और बताया जाता है जिसकी आंखों से काले कलर की फ्लेम निकलने लगती है, बोला जाए तो काले कलर की आग निकलने लगती है और चारों तरफ फैलने लगती है। अब भाई साहब इतने में हमें याओ क्लैन के लीडर याओ दान को बताया जाता है, जो कि हून हुजी की इस तरीके की पावर को देखकर वो भी हैरान हो जाता है। अब इतने में याओ क्लैन का लीडर चलता है तो यहाँ पर चिल्लाकर कहता है कि सी कबीला और लिंग कबीला को जिसने खत्म कर दिया है उसका हमने पता लगा लिया है। तुरंत यान कबीला और भी एक और कबीला है ना, पता नहीं जिसका नाम क्या है, उसे मैसेज भिजा दो। और भाई साहब जैसे याओ दान एक कहता है ना तो याओ क्लैन के बुड्ढे चलते हैं तो वो तुरंत एक स्क्रॉल निकालते हैं और कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। अब जैसे ये मंत्र यहाँ पर पढ़े होते हैं ना तो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होने लगता है, लेकिन तभी एक काले कलर की आग की लहर आती है और इस पोर्टल को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देती है, बोला जाए तो डिस्ट्रॉय कर देती है। अब भाई साहब जैसे ये पोर्टल डिस्ट्रॉय होता है ना तो याओ क्लैन का लीडर चलता है तो तुरंत कह देता है कि सावधानी घंटी बजा दो। और भाई साहब याओ क्लैन के लीडर की है कहती ही यहाँ पर एक घंटी बजा दी जाती है, जिस वजह से याओ क्लैन के जितने भी बुढ़े जवान जो कोई भी था ना वो एकदम सब कुछ सावधान हो जाते हैं सब कोई, और तो और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये घंटी या फिर जो बेल वगैरह है ना ये तभी बजाई जाती है तब पूरे क्लैन पर कोई पावरफुल खतरा मंडरा रहा हो। अब इतने में हमें हून हुजी को बताया जाता है, जिससे याओ दान पूछ रहा होता है कि हून हुजी तुमने ये क्या किया। अब भाई साहब जैसे ही हून हुजी याओ दान की बात सुनता है ना तो हून हुजी चलता है तो मुस्कुराते हुए याओ दान से कहने लगता है कि याओ दान आज तुम्हारे क्लैन को कोई भी नहीं बचा सकता। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन अब तुम्हारे क्लैन को कोई भी नहीं बचा सकता, और तो और मैंने मतलब कि इस याओ क्लैन को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जिस वजह से यहाँ से ना ही कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है। अब भाई साहब याओ दान सॉरी मतलब कि उनसी यह कहता ही है, तभी यहाँ पर जो मेहमान आए हुए थे ना दूसरे क्लैनों के, वो अपने स्क्रॉल को निकालकर मतलब कि टोकन और स्क्रॉलों को निकालकर पोर्टल बनाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन भाई साहब यहाँ पर एक भी पोर्टल ओपन नहीं होता। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि यहाँ पर एक भी पोर्टल ओपन ना होता हुआ देखकर वो भी परेशान हो जाता है और वो समझ जाता है कि आज हून क्लैन याओ क्लैन को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए ही आया है। अब इतने में दोबारा से हमें याओ दान को बताया जाता है, जिसके हाथ में एक दाहिने उंगली में मतलब कि जिसके हाथ में एक अंगूठी थी। अब इतने में याओ दान चलता है तो इस अंगूठी को निकालकर उसे तोड़ देता है। अब जैसे याओ दान की अंगूठी टूटती है ना तो इस अंगूठी से एक रोशनी मान सकते हो आप, ठीक है, रोशनी निकलती है और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन पलक झपकती ये रोशनी भी नष्ट हो जाती है। और भाई साहब जब याओ दान अपने इस तरीके को भी नष्ट होता हुआ देखता है और ये देखता है कि वो याओ क्लैन सॉरी मतलब कि यान क्लैन और जो एक और क्लैन है ना उससे किसी भी प्रकार से संबंध नहीं बना पा रहा है, तो याओ दान यहाँ पर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और परेशान भी हो जाता है। लेकिन अब इतने में याओ दान चलता है तो यहाँ पर हून हुजी को धमकी देने लगता है कि हून हुजी अगर तुमने यहाँ कुछ भी गड़बड़ की या मेरे एक भी मेंबर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो जो हमने तीनों क्लैनों के बीच बॉम्ब होल बनाया है ना उसकी सहायता से यान क्लैन और वो एक और क्लैन है ना उसको पता चल जाएगा और वो यहाँ पर हमें बचाने के लिए आ जाएंगे, और तब ना ही तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा हून कबीला। और तो और जब हम तीनों क्लैन एक साथ आएंगे ना तो गू क्लैन भी हमारे साथ आ जाएगा और उस समय ना ही तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा हून कबीला। अब जैसे ही याओ दान एक कहता है ना तो यहाँ पर हून हुजी चलता है तो वो भी याओ दान से कहने लगता है कि गू कबीले की बात क्या कर रहे हो तुम। गू कबीले को तब भी पता नहीं चला जब हम सी कबीले को और लिंग कबीले को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जैसे हमने उन दोनों कबीलों को डिस्ट्रॉय किया है ना वैसे ही याओ कबीला भी सेंटर फ्लेम में सिर्फ एक मिस्टीरियस बनकर रह जाएगा कि उसे किसने मारा है और किसने नहीं मारा है। अब जैसे हून हुजी एक कहता है ना तो जो याओ क्लैन का लीडर याओ दान चलता है ना वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो उसके कबीले को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है। अब इतने में याओ दान चलता है तो हून हुजी से जोर से चिल्लाकर कहता है कि इस बार ऐसा मेरे साथ नहीं बल्कि ऐसा तुम्हारे साथ होगा। हून कबीला हमेशा तुम्हें ढूंढता रहेगा कि तुम आखिरकार कहाँ गायब हो गए। और भाई साहब यह कहती है अब याओ दान चलता है तो अपनी शक्तियों को रिलीज कर देता है और 7 स्टार डाउ शेंग के 7 स्टार की शक्तियां चारों तरफ फैल जाती हैं। अब इतने में हमें नीचे कुछ बंदों को बताया जाता है जो कि अलग अलग क्लैनों से होते हैं। अब ये बंदे चलते हैं तो यहाँ पर हून हुजी से कहने लगते हैं कि सर हून हुजी
हमारा याओ क्लैन से कोई भी वास्ता नहीं है और ना ही कोई लेना देना है, इसलिए उम्मीद है कि आप लोग यहाँ से हमें जाने दें। और भाई साहब इन लोगों की बात हुनोजी सुनता है या तो इन लोगों को देखकर पहले तो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराने के बाद इन लोगों से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहाँ पर रोका है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और भाई साहब जैसे ये बंदे सुनते हैं ना तो एक पल के लिए ये खुश हो जाते हैं कि हुनोजी उन्हें यहाँ से जाने देना रहा, मतलब कि जाने दे रहा है। इसलिए यहाँ से बहुत सारे बंदे जो याओ क्लैन के नहीं थे ना वो यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इतने में हमें आसमान को बताया जाता है जिसके चारों तरफ एकदम काले कलर की आग जलने लगती है और पलक झपकती है, पूरी जगह एकदम अंधेरा हो जाता है और चारों तरफ एकदम आग ही आग फैल जाती है, मतलब कि आप काला पूरा मान सकते हो, जिससे अजीब सी गंध निकल रही होती है। ठीक है, इतने में अब हमारे जान को बताया जाता है जो कि इन अन्य क्लैनों के सभी लोगों को यहाँ से जाते हुए दिख रहा होता है। हमारा जान समझ जाता है कि हून कबीला इतनी आसानी से किसी भी बंदे को कैसे छोड़ सकता है। अब भाई साहब हमारे जान ये सोचता ही है, तभी हमारे जान की नजर आसमान में पड़ती है और भाई साहब जब हमारे जान आसमान को देखता है ना तो हैरान हो जाता है क्योंकि आसमान में अजीब सी लहरें उठने लगी थी। हमारे जान समझ जाता है कि ये तो सेकंड नंबर की डिवोरिंग फ्लेम है, सॉरी ब्लैक डिवोरिंग फ्लेम है। अब इतने में हमें लिटिल ई को भी बताया जाता है जो कि जान के अंदर थी, उसने भी मतलब वो भी अपनी आंखें खोल लेती है और आस पीस की सेकंड नंबर की फ्लेम को महसूस कर कर उसके चेहरे पर भी थोड़ी परेशानी आ जाती है। अब इतने में हमें हून होजी को बताया जाता है जिसके पास में मतलब कि ये काले कलर की फ्लेम इकट्ठा होने लगती है और पलक झपकते ही यहाँ पर एक इंसान बन जाता है जो कि पूरी तरह से काला होता है और काले कलर की फ्लेम से बना होता है, बोला जाए तो आग से बना होता है। और तो और इस इंसान की जो आंखें है ना वो भी एकदम काली होती है, मानो आंखें हो ना सिर्फ दो गड्ढे हों। अब जैसे यहाँ पर इस सेकंड नंबर की फ्लेम आती है ना, लाल बालों वाले एल्डर दोनों की कड़ाई की ऊर्जा खींचने लगता है, हमारे जान की भी ऊर्जा खींचने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा जान उल्टा उसकी ही ऊर्जा खींच लेता है, जिस वजह से वो दोबारा से हमारे जान के पास नहीं आता और हमारा जान चलता है तो थोड़ी बहुत हमारे जान में ऊर्जा खींची थी ना तो उसी ऊर्जा को उपयोग कर अपनी गोली बनाने लगता है। और अब जैसे हमारा जान अपनी गोली बनाने लगता है ना तो हमें मुंशी को बताया जाता है जो कि हमारे जान को प्रसन्न होते हुए देख रहा होता है। इतने में अब यहाँ पर मुंशी चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि जान तुम ज्यादा समय तक खुश नहीं रह पाओ। में हमारे जान चलता है तो तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को निकालकर मास्टर और अपने ऊपर एक कवच बना लेता है ताकि ये दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम उनकी शक्तियों को न खींच सके। और तो और अब यहाँ पर हमारा जान ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाता है कि आज हून क्लैन यहाँ पर किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, चाहे फिर यहाँ पर कोई भी हो। हालांकि हमारा जान यहाँ पर ये भी सोचने लगता है और मास्टर यावला से कहने लगता है कि मास्टर अब मुझे पता चल गया है कि हमारी हेवनली अलायंस पर हून चलता है तो अपने हाथों के सील बदलता है और सील बदलते ही और एक और वो लाल बालों वाला बुड्ढा था ना, उन दोनों की कड़ाइयों से ही एनर्जी खींचता रहता है और अपनी गोली को रिफाइन करता रहता है। और हाँ रूप में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है इसलिए आवाज गूंज रही है, उम्मीद है कि तुम मेरी भावनाओं को समझोगे। अब ऐसे जैसे कुछ समय तक चलता रहता है, मुंशी चलता है ना तो वो लगातार इन दोनों खाते ही दोबारा से हमारे जान के पास आ जाती है। हालांकि इतने में हमें मास्टर यावला को बताया जाता है जो कि जान को एकदम अजीब सी निगाहों से देख रहे होते हैं कि जान आखिरकार इस करना क्या चाहता है। अब इतने में दोबारा से हमें लिटिल को बताया जाता है जो कि जान के पास वापस आ चुकी है। अब इतने में हमें मुंशी को बताया जाता है जो कि बहुत ज्यादा नाराज है हमारे जान से और लिटिल की से, इसलिए अब यहाँ पर मुंशी चलता है तो उसकी फ्लेम से जो कड़ाई बनी हुई थी ना चलता है तो यहाँ पर निकलने की सोचने लगता है, लेकिन हमारे जान समझ जाता है कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो मास्टर यावला से कहने लगता है कि मास्टर हम यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकल सकते, मेरे ख्याल से याओ कबीला जरूर हून कबीले को अपने आप को इतनी आसानी से खत्म होती हुई नहीं देखेगा, इसलिए याओ कबीला जरूर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगा और तब उसी मौके का फायदा उठाकर हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब जैसे मैं कहता हूँ अब यहाँ पर मुंशी चलता है तो एल्डर शेंगडोंग की ऐसी बात है सरकार अपनी ब्लैक कलर की फ्लेम से वो तो एल्डर शेंगडोंग की हर कलर की फ्लेम को निशाना बनाने लगता है और तेजी से अपनी फ्लेम से एल्डर शेंगडोंग की फ्लेम को मतलब कि एल्डर शेंगडोंग की फ्लेम पर अटैक कर देता है। अब भाई साहब यहाँ लाल सी की ब्लैक कलर की फ्लेम एल्डर शेंगडोंग की फ्लेम को खाने वाली होती है, तभी यहाँ पर एक पीले कलर की फ्लेम आती है और बोला जाए तो जान को बिल्कुल भी खतरे में नहीं देखना चाहते, इसलिए मास्टर यावला बिल्कुल भी नहीं कहते कि तुम याओ क्लैन की मदद करो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहते। अब इतने में दोबारा से हमें याओ क्लैन के लीडर याओ दान को बताया जाता है जो कि ब्लैक ड्रोबरिंग फ्लेम को देख रहा होता है, बोला जाए तो इस फ्लेम से बने हुए आदमी को देख रहा होता है। याओ दान इस फ्लेम को देखते ही समझ जाता है कि ये फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए याओ दान अब जोर से चिल्लाकर कहता है कैसे काले कलर की फ्लेम को काले कलर की
निकलने लगती है। अब इतने में हमें दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है जो कि एल्डर शेंगडोंग और उस लाल वाले बुड्ढे को मून से लड़ती हुई देखता है। हमारे जान समझ जाता है कि मून से वो एल्डर शेंगडोंग और ये लाल बाल वाला बुड्ढा जान बेशक नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए उसके पास बहुत ही कम समय है कि वो अपने हाथ से और उसके हाथ लाते ही मून जी ने जो अटैक किया था ना उसके सामने नॉर्थर्न ड्रैगन किंग बोला जाए तो उत्तरी ड्रैगन किंग आ जाता है। जैसे ये मतलब कि हमारे जान का प्रॉफिट आ जाता है और बहुत सारे मून जी के अटैक को रोक लेता है। अब इतने सारी मून जी चाहता है तो ये बहुत बड़ा आपका ड्रैगन जो कि काले कलर का दिख रहा होता है वो बना लेता है और नॉर्थर्न ड्रैगन जी मतलब कि हमारे जान की पकड़ जाता है। अब जैसे लड़ने लगता है। अब इतने में दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है जो कि लिटिल ई से मून जी की गुली की सारी एनर्जी को निकाल कर हमारी बनी हो जाती है। बोला जाए तो हमारे जान को भी बताया जाता है जो कि इस फॉर्मेशन को बनते हुए देख रहा होता है और अपने आप पर दबाव को भी महसूस कर रहा होता है। वो समझ जाता है कि इस फॉर्मेशन की पावर डाउ शेंग के 8 स्टार से भी ज्यादा है। हमारा जान समझ जाता है कि याओ क्लैन की जो नींव है ना वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है क्योंकि डाउ शेंग का 8 स्टार वाला बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। अब हमारा जान ये सब देखकर हैरानी हो रहा होता है। तभी मास्टर याओ चलते हैं तो इस शेंगडोंग को ऐसा कहते हुए देखकर और ऐसा करते हुए देखकर ये लाल वाला बुड्ढा चलता है तो ये भी अपनी गोली की पूरी एनर्जी हमारे जान को दे देता है क्योंकि इसकी गोली भी मून जी के द्वारा खराब कर दी गई थी। हालांकि ये लाल वाला बुड्ढा हमारे जान को ये एनर्जी देते समय कह रहा होता है कि जान मैंने बहुत सालों से रैंक 9 की मिस्टीरियस पिल बनती हुई नहीं देखी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस एनर्जी का तुम उपयोग कर एक रैंक 9 की मिस्टीरियस गोली बना सको। अब जैसे हमारा जान एल्डर शेंगडोंग और इस लाल वाला बुड्ढे को अपनी गोली को देते हुए देखता है। भावनाओं को समझो यार, आवाज देखकर ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि भाई आवाज गूंज रही है। खैर कोई नहीं, इसके बारे में अब मैं आपको बाद में बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।